अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक अच्छे से। यहाँ पर आज हम एक और टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आपने देखा होगा रम रम बदनी बून, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में हमें आज पढ़ना है रेनबो क्या होती है। जो आप बोलते हो रम रम बदनी बून, वो क्या होता है और ये रेनबो की फॉर्मेशन बनती कैसे और ये होती क्या है। सबसे पहली बात, अगर मैं रेनबो की बात करूं, रेनबो एक आर्क होता है 7 कलर्स का। रेनबो इज द आर्क ऑफ 7 कलर्स। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं इसमें, जैसे कि आपको पता होगा वायलेट होता है इसमें, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, ये कलर्स होते हैं रेनबो। लेकिन सर अगर एग्जाम में सवाल आया कि रेनबो होती क्या, आप लिखो इट इज द आर्क ऑफ 7 कलर्स विच इज मेड ड्यूरिंग रेनिंग, जो बारिश के टाइम बन जाती है। अब बारिश के टाइम कैसे बन जाएगी, ध्यान से देखेंगे। अगर यहां पर सबसे पहली बात अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये है बेटा रेन ड्रॉप, ठीक है, और यहां से व्हाइट लाइट आ गई। जरा ध्यान से इस चीज को देखेंगे बेटा, ये है व्हाइट लाइट, और जैसे ही ये रेन ड्रॉप में एंटर होती है, जैसे ही ये रेन ड्रॉप में एंटर होती है, जैसे ही ये रेन ड्रॉप में एंटर होती है, इस वाले पॉइंट पे होता है रेफ्रैक्शन, ठीक है। और जैसे एंटर होती है तो यहां पर होता है बेटा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है ये सिपलेट हो जाता है इनसाइड द रेन ड्रॉप। सर ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहां पर होता है बेटा एक और फिनोमेना होता है जिसको आप नाम देते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा ध्यान से इस पॉइंट को देखेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब फिर से ये बाहर आ जाती है, यहां से फिर से हो जाता है रेफ्रैक्शन। सर आप क्या दिखाना चाहते हैं हमें? मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो ये रेन ड्रॉप होता है, जब भी बारिश होती है, ये रेन ड्रॉप एक्ट करता है एज टाइनी प्रिज्म। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो रेन ड्रॉप होता है, जो प्रिज्म होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा, जो प्रिज्म के दरमियान जब लाइट पास हो, जो दैट गेट स्प्लिटेड इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ऑलरेडी हमने रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन पढ़ा है। अच्छा, यहां पर उसका क्या लिंक है सर? ये जो प्रिज्म होता है, यहां पर रेन ड्रॉप एक्ट करता है एज प्रिज्म। अच्छा, फिर क्या होगा, जैसे ही लाइट इसमें एंटर हो गई, सोचो एक मिनट के लिए, जैसे ही लाइट इसमें एंटर हो गई, इस वाले पॉइंट पे, जैसे समझने के लिए अगर ये उनके तौर पर मैं आपको बताऊंगा, ये रेन ड्रॉप है। जैसे ही लाइट एंटर होती है, जैसे ही लाइट एंटर होती है, इस वाले पॉइंट पे होती है रिफ्रैक्शन, जैसे ही अंदर चली जाती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अंदर चली जाती है, फिर होता है डिस्पर्शन। मतलब कि जो यहां पर व्हाइट लाइट थी, ये टूट गई है, स्प्लिट हो चुके हैं इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। अच्छा से ये तो मुझे समझ में आ गया। और फिर जब ये वाला पॉइंट, जब ये रेन ड्रॉप के एक सरफेस से लेकर दूसरे सरफेस से वापस आ जाती है, उस वाले सरफेस पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल क्यों बोलते? क्योंकि दिस फिनोमेना हैपेंस इनसाइड द रेन ड्रॉप। इसको टोटल इंटरनल इसलिए बोलते हैं कि ये अंदर, रेन ड्रॉप के अंदर ये वाला फिनोमेना होता है। और एक चीज, जब ये इससे बाहर आ जाता है, यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो जाती है। सर एग्जाम में अगर मुझे सवाल आ गया कि बेटा आप मुझे बोलो रेनबो क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होता है, आप सिंपली उसको बोलोगे रेनबो इज द आर्क ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। अब ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन है, यहां पर लिखा है। उसके बाद क्या लिखोगे आप? उसके बाद आप बनोगे डायग्राम। जैसे जैसे ये मैंने डायग्राम में जो जो पॉइंट्स मैंने यहां पर मेंशन किए वो आप मेंशन करोगे, और उसके बाद आप बोलोगे जब भी लाइट एंटर होती है प्रिज्म में, इट गेट स्प्लिटेड इनटू इट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जिसकी वजह से हमें एक आर्क जैसा, हमें एक स्पेक्ट्रम जैसा दिखता है हमारे एटमॉस्फेयर में। आगे गेटिंग में पॉइंट, यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में मेंशन करने हैं, 5-6 पॉइंट्स और डायग्राम बनानी है, हो गया आपका क्वेश्चन क्लोज। ठीक है, ये समझ में आ गया ना अच्छे से? यहां पर हमने क्या किया और यहां पर हमने क्या किया। तो आपको यहां पर ये कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। यहां पर जैसे ही आपका ये टॉपिक लिखोगे, आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, ये क्या करना है सर? डेफिनेशन क्या डाली आपने? रेनबो इज द आर्क ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट ड्यू टू रेन ड्रॉप। ठीक है, रेन ड्रॉप की वजह से। और अभी मैंने आपको बोला है, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ये मैं थोड़ी बनाता हूं, ठीक है ना? ये नेचुरल स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में। उसके बाद क्या लिखोगे आप? जैसे ही रेनिंग होती है और अगर उस टाइम सनलाइट होगी,
अगर उस टाइम सनलाइट होगी तो हमारी रेन ड्रॉप के ये जो रेनबो है उसको मैक्सिमम बनने की चांसेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनिए। अगर मैं चाहता हूं कि मैं रेनबो को देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी रेनबो, मैं कैसे देख सकता हूं उसको, कैसे देख सकता हूं, जरा बोलो। जो मेरा बैक साइड है वो सनलाइट की ओर होना चाहिए, वो सन की ओर होना चाहिए, ठीक है। और जो मेरा फेस है वो रेनबो की साइड में होना चाहिए, तभी तो रेनबो विजिबल होगी ना। द इंपॉर्टेंट एंड द एसेंशियल कंडीशन टू ऑब्जर्व द रेनबो, माय बैक शुड बी टुवर्ड्स द सनलाइट एंड माय फेस शुड बी टुवर्ड्स द रेनबो। तब जाके मुझे ये जो रेनबो है ये विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहां से रेनबो है, आप ऐसे देखोगे, आपको थोड़ी वो विजिबल हो जाएगी, मत दिख सकती है। यही मसला है। ये पॉइंट्स, ये कंडीशंस आप अच्छे से मेंशन करते जाओगे। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, ये जो व्हाइट लाइट होती है ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में जब भी ये रेन ड्रॉप से पास हो जाती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है कि जो रेन ड्रॉप होता है इट एक्ट्स एज ए टाइनी प्रिज्म। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ खास चीज मैं आपके सामने प्रोवाइड करना चाहता हूं, जो कि हमारे ह्यूमन आई में लास्ट वाला टॉपिक है, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। सबसे इजी टॉपिक है ये, आपको टेंशन वाली बात नहीं। सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। और हमें यहां पर 2 और चीजें ऐड करनी है। हमें पढ़ना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और हमें यह भी पढ़ना है सनलाइट जो होती है, ये जो सन होता है ये हमें सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम पे ये हमें रेड क्यों दिखता है, ये भी हमें इसी वीडियो में क्लोज करना है। आप बस अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाएंगे, हम इसको यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से। सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो आप अभी बता रहे थे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? Atmospheric refraction. What does actually atmospheric refraction is? Atmospheric refraction is the refraction which happens due to the atmosphere. Simple सी बात है भाई। ये वो रिफ्रैक्शन है जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, जो कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। क्योंकि आपने ऑलरेडी जान चुका होगा, आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से एक किस्म का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, जिसको मैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन बोलता हूं। पॉइंट क्लियर? अच्छा सर एग्जाम में सवाल आ गया, आप क्या लिखोगे? आपको सिंपली पॉइंट्स मेंशन करने। सर और एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन विच सम लेयर्स आर ऑप्टिकली डेंसर, सम लेयर्स आर ऑप्टिकली रेयरर, ठीक है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वहां जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता है, जो रिफ्रैक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा सर, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के बारे में हमें बता दिया आपने, शॉर्टकट में आपने ये समझा दिया। लेकिन इसी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के बिना पर हमें एक फिनोमेना पढ़ना है जिसको आपने जाना होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सबसे छोटा और इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है ये। अच्छा सर वो क्या है फिर? ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? हम कश्मीरी में बोलते हैं युम तारक छना आसन युम नप नप करा। अच्छा उसका मतलब क्या है? सर सितारे जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं? वो बंद बंद ओपन बंद ओपन बंद ओपन क्यों हो जाते हैं? हमें लगता है, बट एक्चुअली नहीं होते हैं। मैं अभी पहले ही बता के रखता हूं, ध्यान से जरा देखेंगे। मैंने आपको अभी बताया, मैं यहां पर डायग्राम से भी आपको समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से बोर्ड को देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मैंने कुछ एटमॉस्फेरिक लेयर्स बनाए यहां पर, ठीक है। इनमें कुछ लेयर्स ऑप्टिकली डेंसर है, कुछ ऑप्टिकली रेयर है, ठीक है। कुछ ऑप्टिकली डेंसर है और कुछ ऑप्टिकली रेयर है। समझने के लिए यह है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। समझ में यहां पर बैठा हूं बहुत बड़े तरीके। ओहो कितना अच्छा दिखता हूं मैं। हाँ मैं यहां पर बैठा हूं। अब मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि भाई जो सितार यहां पर बैठा है, जो यहां पर सितार बैठा है, जो यहां पर सितार बैठा है, आय हाय स्टार कैसा बन गया। जो यहां पर सितार बैठा है, जो उससे लाइट मेरे पास पहुंचती है, जो वहां से लाइट मेरे पास पहुंचती है, क्या वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंचती है या वो उसको पहले किसी और से मुलाकात करनी पड़ती है? अरे भाई मैं आपसे बात करता हूं, समझने के लिए आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो मेरे पास, ठीक है। मैं आपके साथ बात करता हूं, हम आपके और मेरे बीच में एक मीडियम होगा।
जिस मीडियम की वजह से मेरा जो साउंड, मेरी जो आवाज है वो आप तक पहुंचती है। हाँ सर ठीक है। और जब मैं बात करता हूं, आपके और मेरे दरमियान जो पार्टिकल्स वो वाइब्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा साउंड आपके कान तक पहुंचता है। यही तो है। और उसके बाद सर इस सनलाइट को, मतलब जो मैं बात करता हूं आपसे, आप और मेरे दरमियान कोई मीडियम है। अरे सर हाँ, और यही जो सितार से लाइट आती है और मैं यहां बैठा हूं, हमारे दरमियान भी कोई मीडियम है। हाँ सर बिल्कुल सही बात बताई आपने। अच्छा यहां पर क्या होगा फिर, जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को। यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। जैसे ही लाइट आई, आपने आगे पढ़ा होगा, क्या मुझे आप बता सकते हो ये जो रेयर मीडियम होता है वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है कि कम होती है? सोचो एक मिनट के लिए। जो रेयर मीडियम होता है वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। सर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इस वाले में ज्यादा लाइट होगी, मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, और ये डेंसर इसमें कम होगा। आपने ये भी पढ़ा है, जब लाइट मूव करती है डेंसर से लेकर रेयरर या रेयरर से लेकर डेंसर, वो मूव करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, ये जान चुके होंगे ना आप, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये क्या है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, उसके बाद डेंसर मीडियम। और जैसे ही मुझ तक पहुंचती है, और जैसे ही यूजर यहां पर ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, उसको जब लाइट यहां से ज्यादा है, ध्यान से लिखेंगे, जब लाइट ज्यादा है तो उसको स्टार ब्राइट दिखता है। जब लाइट ज्यादा है, और ज्यादा क्यों दिखती है, क्योंकि अभी लाइट किस लेयर से पास होती है, ऑप्टिकली रेयरर की लेयर से पास होती है, उसको स्टार ब्राइट दिखता है। जैसे ही लाइट कहां से पास होती है, डिम वाले मीडियम से, मैं ऐसे बोल सकता हूं ये डेंसर मीडियम यहां से, उसको डिम दिखता है। अच्छा रेयरर अप डिम डाउन, रेयरर अप डिम डाउन, रेयरर अप डिम डाउन। अच्छा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है सर, जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से जाएगी उसको ज्यादा लाइट पहुंचेगी, ठीक है सर। और जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम, उसको कम लाइट दिखेगी। तो एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करता है वो कुछ, ये सारा खेल जो ये इस लेयर्स का काम होता है बेटा। असल में स्टार ये खुद बेचारा नहीं करता है, जो लाइट वहां से पहुंचती है उसके दरमियान जो लेयर्स हमारे पास होते हैं, वही एक्चुअल में रोल प्ले करती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की वजह से। आप समझ में, आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं सर। जैसी लाइट रेयर मीडियम से आएगी तो लाइट ब्राइट दिखेगी, मतलब जो स्टार से लाइट आती है स्टार ब्राइट दिखेगा, ठीक है सर। और जैसे ही लाइट डेंसर में जाएगी तो हमें लाइट कम दिखेगी, तो जब लाइट कम दिखे तो स्टार डिम दिखेगा। और फिर से वही फिनोमेना, फिर से वही फिनोमेना, फिर से वही फिनोमेना। तो हमें कभी कभार स्टार जो दिखता है वो ब्राइट दिखता है, उसका मतलब स्टार जो ब्राइट दिखता है मतलब हमारे पास ज्यादा लाइट पहुंचती है, एक चीज। और जब डेंसर मीडियम से पास हमारे पास लाइट कम पहुंचती है, जिसकी वजह से मुझे स्टार डिम दिखता है। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कभी ज्यादा लाइट कभी कम लाइट, कभी ज्यादा लाइट कभी कम लाइट। क्यों? क्योंकि जो हमारे बीच के लेयर्स वाले होती वो कभी ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर होते हैं। दिस इज द फिनोमेना ऑन व्हिच दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वर्क्स। समझ में आ गई बात हो, कथ आया समझ, कौशिर पोशिस गुना कथ आया समझ। अमुक मतलब गो सर युस ये स्टार ऑफ फिनोमेना छ, यह छ गसा असली डिफरेंट डेंसिटीज। ये पॉइंट ऑफ याद रखिए, क्योंकि ये में डेंसिटी आसान छ, में लेयर्स आसान छ, क्या छ आसान ऑप्टिकली डेंसर, क्या छ आसान ऑप्टिकली रेयर। यन की वजह से स्टार्स डाउन अप या डिम लाइट आसान छ। पॉइंट छ क्लियर गसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ गई आपको?